गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैसे जेडीके इंस्टॉल करना है, कैसे इक्लिप्स इंस्टॉल करना है, और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इनको इंस्टॉल कर भी लिया है सक्सेसफुली। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। और काफ़ी लोग नहीं इंस्टॉल कर पाए थे तो उन्होंने कुछ अपने डाउट्स मेंशन किए थे कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो जितना हो सकता था यार मैंने उनको सॉल्व करने की कोशिश किया था। बट काफ़ी सारे डाउट्स जो थे यार वो काफ़ी सारे एक जैसे थे, सिमिलर थे, जेनेरिक थे काफ़ी। तो उनका जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो में बता दूंगा मैं। और डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं मेनली। तो यार सबसे पहला जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो जानने में हो रही है कि जो जो जावा है ना, उसको आपको ना वर्ड टू वर्ड और लेटर टू लेटर सेम लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ जावा में नहीं यार, ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको उसको वर्ड टू वर्ड सेम लिखना पड़ता है। एक सिंटैक्स होता है, ठीक है। सिंटैक्स मतलब किस तरीके से किसी चीज़ को लिखा जाना चाहिए। एप्पल है, इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके अंदर आप एप्पल लिखते हो तो एप्पल कैसे लिखते हो, APPLE, ठीक है। ए लिख रहे हो तो ए लिख रहे हो, फिर पी लिख रहे हो, पी लिख रहे हो, तो आप ऐसे तो नहीं कर रहे ना, पी लिख रहे हो फिर ए लिख रहे हो या फिर कुछ मिसिंग कर दे रहे हो। तो वैसे एक सिंटैक्स होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी, इसमें आप कोई चीज़ मिस नहीं कर सकते, वरना वो दूसरे को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये एप्पल नहीं है कुछ और है। ऐसे ही कंपाइलर को समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है तूने, और वो बोलेगा भाई ये तो कंपाइलर एरर है, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा वहाँ पर उस केस में, ठीक है। तो उन्हीं कंपाइलेशन एरर से बचने के लिए यार आज कुछ बता रहा हूँ मैं आपको कि वो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने पिछली वीडियो में एक छोटा सा कोड कराया था, ठीक है, हेलो वर्ल्ड का, वो कोड यार आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है मतलब आपको उसके अंदर आपका अगर स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कहीं लिखा हुआ है तो आपको उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर सिस्टम लिखा है कहीं पर तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, एस कैपिटल होगा, ठीक है। अगर आप स्मॉल एस कर देते हो तो वो जावा कंपाइलेशन एरर थ्रो कर देगा वहाँ पर। ऐसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल होगा, ठीक है, स्मॉल नहीं होगा। ऐसे प्रिंटल एंड उसका पी स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा। तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सारे आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ये आपको आदत हो जाएगी, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगी। ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट्स आपने देखे थे, कुछ करली ब्रेसेस थे काफ़ी सारे प्रोग्राम में, और कुछ पैरेंथेसिस थे। तो जब भी ये ओपन होते हैं ना ब्रैकेट्स, वो क्लोज भी होते हैं। कहीं से अगर कोई ब्रैकेट ओपन हुआ है तो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट पक्का उसके साथ होगा। तो अगर जैसे ये करली ब्रेस ओपन हुआ है कहीं पर तो वो क्लोज भी कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा। अगर वो क्लोज नहीं हो रहा तो वो पक्का एरर थ्रो करेगा। ये होता है आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, हर स्टेटमेंट के एंड में जावा के अंदर आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है। काफ़ी सारे बच्चों के यार स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे, उन्होंने एक सिंपल एक सेमीकोलन मिसिंग कर रखा था और उनको फिर वहाँ पे वो एरर्स आ रहे थे, तो वो बोल रहे भैया ये क्या एरर है, क्या एरर है। और वो एरर भी यार इतने अच्छे होते हैं जावा के अंदर, कंपाइलेशन एरर, वो बता देता है कि सेमीकोलन इज मिसिंग एट द एंड ऑफ लाइन 6 या फिर एट द एंड ऑफ लाइन 7। तो वो बता देगा कि इस लाइन के एंड में आपका सेमीकोलन मिसिंग है, तो प्लीज़ एक सेमीकोलन वहाँ पे ऐड कर दो। तो आपके जो कोट्स होते हैं यार वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, ये भी जब ओपन होंगे तो ये भी क्लोज होंगे ही होंगे। अगर आपने कहीं पर ओपन कर दिया कोई कोड, तो अगर वो क्लोज नहीं किया तो वहाँ पे भी वो एरर शो होगा ही होगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा यार कोडिंग में कि जैसे क्लासेस के जो नाम होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कैमल केस लेटर्स होते हैं। और जो मेथड्स के नाम होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ से आपको धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्या करना है, जब भी मैं कोई कोड कर रहा हूँ वो आप उसको देखो कि मैंने क्या चीज़ कैपिटल लेटर में लिखी है, क्या चीज़ स्मॉल लेटर में लिखी है, और आप भी वो चीज़ फॉलो करो। ये जो कंपाइलेशन एरर जो आपके आते हैं वो आपको इक्लिप्स जो आईडीई हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको उसी टाइम बता देता है कि आपकी इस लाइन में एरर आ रहा है, ठीक है। वो आपको उसी टाइम शो कर देगा कि अच्छा इस लाइन में ये चीज़ मिसिंग है या फिर इस लाइन में ये चीज़ गलत लिखी है। तो उसी टाइम पे वो एरर रेज कर देता है, तो आप उसी टाइम पे उसे चेक कर सकते हो, अच्छा इस लाइन में एरर है, मुझे ये लाइन ठीक कर लेनी चाहिए। तो एक बार चेक कर देख लेते हैं कि इक्लिप्स में ऐसे होता कैसे है। तो अभी एक इक्लिप्स में आया मैं और सोर्स में गया। अच्छा, ये जो बाकी तीन यहाँ पे पैकेजेस हैं उन पर ध्यान मत दो। अभी मैंने राइट क्लिक किया सोर्स के ऊपर, न्यू क्लास ही बना देता हूँ यहाँ पे, इसका नाम रख देता हूँ टेस्टिंग। इसके अंदर मेन मेथड रखते हैं, फिनिश। तो जैसे ये कोड है, अब इसके अंदर मैंने एक स्टार्टिंग ब्रेसेस, ये वाला जो ब्रेस है ये मैं मिस कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसने अपने आप ही एक एरर दिखा दिया, ये देख रहे हो, ये रेड ये कह रहा है सिंटैक्स एरर ऑन टोकन दिस, एक्सपेक्टेड दिस आफ्टर टोकन। तो इसका मतलब यह है कि ये बोल रहा है कि एक स्टार्टिंग ब्रेसिस जो है वो एक्सपेक्टेड है, वो आपने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो जैसे ही आप लगाओगे ये खुश हो जाएगा और ये बोलेगा ठीक है भाई अब सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे अब अगर स्टैटिक, जैसे स्टैटिक कीवर्ड है,
इसको मैं कैपिटल एस कर देता हूँ, तो फिर से बोलेगा भाई ये क्या लिख दिया तुमने, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसको कैपिटल एस और स्मॉल एस में फ़र्क समझ में आता है। तो ये बोलेगा सिंटैक्स एरर ऑन टोकन स्टैटिक एक्सपेक्टेड, मतलब कैपिटल स्टैटिक वाला इसको समझ में नहीं आ रहा है, स्मॉल एस वाला स्टैटिक एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। तो आपको उसी टाइम पता चला कि अच्छा इस लाइन में एरर आ रहा है, इस वर्ड में एरर आ रहा है। तो इक्लिप्स में आपको उसी टाइम पे रन कंपाइल टाइम आपकी चेकिंग हो जाती है। अगर सपोज़ मैंने एक लाइन लिखी जो मैंने लास्ट टाइम भी लिखी थी, system.out.println, इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अच्छा, इक्लिप्स के अंदर एक और ख़ास बात है यार कि जैसे ही आप कोई भी चीज़ ओपन करते हो ना, ये क्लोजिंग अपने आप बना देता है उसका। सपोज़ आप ओपनिंग ब्रेसेस बनाते हो कोई से भी, तो क्लोजिंग ब्रेसेस अपने आप ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे आपके लिए टाइप कर देगा। सपोज़ आपने एक स्टार्टिंग कोट बनाया, तो वो अपने आप ही एक एंडिंग का कोट अपने आप ही टाइप कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग का सपोज़, जैसे मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, प्रिंट एलन करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग का ब्रेस दबाया, अपने आप ही क्लोजिंग ब्रेस जनरेट हो गया। अगर जैसे ही मैं इसके बाद स्टार्टिंग का कोटेशन लगाऊंगा, वो एंडिंग का कोटेशन अपने आप लगा देगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये इस लाइन में कोई एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं सपोज़ जैसे मैंने बताया था कि स्टेटमेंट के एंड में एक वो आता है, सेमीकोलन आता है, तो जैसे ही मैं आपका सेमीकोलन हटा दूंगा यहाँ से, वैसे ही वहाँ पे एक एरर शो होता है, और ये एरर का नाम क्या है, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे सेमीकोलन डालो ताकि वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। तो उसने आपको उसी टाइम बता दिया कि इस लाइन में एक एरर है। ऐसे सपोज सिस्टम का मैं एस स्मॉल रखता हूँ, तो एक और एरर आ जाएगा, सिस्टम कैन नॉट बी रिजॉल्व। तो स्मॉल एस वाला सिस्टम कैन नॉट बी रिजॉल्व, उसे पता ही नहीं ये सिस्टम कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है इसको, लेकिन ये पता है कि कैपिटल एस वाला सिस्टम मुझे पता है भाई। ठीक है, तो सिंटैक्स एरर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आप कैसे लिख रहे हो, आप स्मॉल एस लिख रहे हो, कैपिटल एस लिख रहे हो, आप करली ब्रेसेस ओपन कर रहे हो, क्लोज नहीं कर रहे हो। तो ये वाले डाउट्स यार काफ़ी सारे बच्चों को आ रहे थे। ये मैंने फिर काफ़ी सारी इमेजेस जो आपने खींच खींच के भेजी थी, उनमें काफ़ी जगहों पे मैंने ये पाया कि बच्चे काफ़ी जगह ये मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, तो जावा में आपको ये चीज़ का ध्यान स्पेशली रखना होगा। मेरे बच्चों के ना जेडीके इंस्टॉल करने में कुछ एरर्स आ रहे थे और इक्लिप्स इंस्टॉल करने में कुछ एरर्स आ रहे थे, और वो उन एरर्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, उन एरर्स को मेरे पास फोटोज खींच के भेज रहे थे। तो काफ़ी सारे एरर्स मैंने रिजॉल्व किए, लेकिन काफ़ी सारे एरर्स ऐसे भी थे यार जो काफ़ी कॉमन होते हैं। ठीक है, आप उनको सिंपली एक गूगल सर्च करोगे, उस एरर का पूरा एरर कर लो, कॉपी करो, गूगल पर डाल दो, पेस्ट कर दो, तो जो सबसे पहला लिंक होगा ना, वहाँ पे आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। आपको पता लगा कि अच्छा मुझे ये काम करना था यार, ये काम मैंने नहीं किया। तो आप क्या करते हो यार, पहले ही हार मान लेते हो गूगल पर सर्च करने से पहले, और आप पहले ही उनको और भेजने लग जाते हो, और आपको लगता है कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप सिंपल एक गूगल सर्च करोगे ना, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि अच्छा एरर, ऐसे एरर रिजॉल्व होगा। तो आपका यार कोडिंग में भी आपका यही होने वाला है कि आपको डेली कुछ एरर्स आते रहेंगे, कुछ अगर आप खुद से सीखोगे तो काफ़ी एरर्स आते रहेंगे। तो अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए ना, यार ये एरर आ गया, अब मैं क्या करूँ, तो वहाँ काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा एरर लो और उसे गूगल पर डाल। जावा यार एक इतनी बड़ी लैंग्वेज है ना कि जो अगर आपको एरर आ रहा है ना, वो हज़ारों लोगों को पहले ही आ चुका है और वो आंसर हो चुका है नेट पर। तो आपको क्या करना है यार, वो एरर लेना है और नेट पर डालना है, और वहाँ से आप इजीली हेल्प ले सकते हो। तो एक वेबसाइट बता रहा हूँ यार जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, वो है स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो कोडिंग में आप डेली यूज़ ही करोगे। जैसे ही कोई एरर आएगा, सबसे पहला लिंक होगा स्टैक ओवरफ्लो का। तो वहाँ पे क्या होता है, वो बड़ी सी कम्युनिटी है, वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन डालते हैं कोडिंग से रिलेटेड, जो उनके डाउट्स होते हैं, और काफ़ी लोग, जो बड़ी कम्युनिटी है वो आंसर करती है उसे। तो आपको वहाँ पे आपके ज़्यादातर डाउट्स जो होंगे कोडिंग रिलेटेड, वो आपके वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एरर आया यार, आगे से सिंपली कुछ नहीं करना, थोड़ी मेहनत करो, उस एरर को लो, कॉपी करो और नेट पर डालो। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यार उस एरर से, काफ़ी कुछ पता चलता है कि अच्छा ये एरर इसलिए आया था, ये एरर इसलिए आया था, तो आगे से मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो आई होप यार काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स यहाँ पे रिजॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट्स आपके बच रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर सिंपली इंस्टाग्राम पे जाके आप उसकी पिक ले सकते हो और अपनी कक्षा कर सकते हो, और सारे डाउट्स हम वहाँ पे देखते हैं, और जितना हो सके उतना ज़्यादा हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। तो यार डेटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, क्या डेटा टाइप सुन के ही लग रहा है कि डेटा का टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली कि किस टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो जावा के अंदर आप यार काफ़ी सारे टाइप के डेटा स्टोर कर सकते हो। आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो, आप फ्लोटिंग वेरिएबल मतलब कि जो डेसिमल्स होते हैं वो स्टोर कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ट्रू फॉल्स ये सब वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये सारी वैल्यू स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये इंटीजर डेटा टाइप्स होते हैं, इसके अंदर सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया।
तो जैसे छोटी बकेट है इसमें छोटा नंबर स्टोर हो सकता है, बड़ी बकेट है इसके अंदर बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है, ठीक है। ऐसे डेसिमल टाइप हो गए जिसमें आपके पॉइंट वाली वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 1.2, 2.14, 3.14, 2857, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो होती हैं ये आपकी डेसिमल में आती हैं, और ये आप फ्लोट, डबल, इन सारे डेटा टाइप्स के अंदर आप स्टोर कर सकते हो इन वैल्यूज़ को। ऐसी आपकी कैरेक्टर वैल्यूज़ होती हैं जिसके अंदर आप सिर्फ एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, एक बार में एक कैरेक्टर, जैसे ABCD, आपका @ आपका $साइन, आपके जितने भी आपके साइन होते हैं वो सारे सारे कैरेक्टर वैल्यूज़ होते हैं, तो आप वो भी स्टोर कर सकते हो इन कैरेक्टर्स के अंदर। तो इनके बारे में जानने से पहले यार कि ये बकेट्स आपने क्यों बनाई है, ये बकेट्स का मतलब क्या है, कि किस बकेट में कितना बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है, वो जानने से पहले यार बात कर लेते हैं बाइनरी सिस्टम के बारे में, कि बाइनरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो जावा के अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर होती है या फिर किसी भी मशीन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो बाइनरी में स्टोर होती है, 1 0, ठीक है, 1 और 0 के अंदर स्टोर होती है। तो हमारी जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे इस बकेट के अंदर 10 है, तो ये 10 ऐसे ही स्टोर नहीं होगा, ये 10 बाइनरी में स्टोर होगा, ठीक है। ये 20823 ये जो नंबर है, ये नंबर ऐसे का ऐसे स्टोर नहीं होगा, ये मेमोरी के अंदर बाइनरी में स्टोर होगा। तो वो कैसे स्टोर होता है और किस तरीके से पता चलता है कि कौन सी बाइनरी से कौन सा नंबर बनता है, उसके बारे में जान लेते हैं बाइनरी सिस्टम के अंदर। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पहले से पता होगा बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जिन्हें नहीं पता, बारे में जानने से पहले आप ये समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि आपके जो डेटा होते हैं वो मेमोरी के अंदर बाइनरी में स्टोर होते हैं, ठीक है, 1 और 0 के अंदर। तो आप ये नंबर्स कैसे स्टोर कर रहे हो अपनी मेमोरी के अंदर, उसको जानने से पहले आपका बाइनरी सिस्टम जानना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सिंपल होता है यार, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बाइनरी का मतलब आपका क्या होगा, या तो 1 होगा या 0 होगा। आपकी मेमोरी के अंदर जो बिट होती है, एक बिट, वो या तो 1 रखती है या फिर वो 0 स्टोर करती है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक बिट है, एक बिट का स्पेस है ट्रिफ, तो इस बिट के अंदर आप क्या डालोगे, या तो आप इसके अंदर 1 डालोगे या 0 डालोगे, ठीक है। इसका मतलब आप इसके अंदर दो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। लेकिन वहीं आपके पास अगर 2 बिट्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो इस बिट में 1 डालोगे या फिर इस बिट में 1 डालोगे, या दोनों में 0 डालोगे या दोनों में 1 डालोगे। तो आपके पास 2 की पावर 2, मतलब कि 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं इस केस में। आपका मतलब 2 की पावर 2, आपके पास अब 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। ऐसे ही अगर आपके पास 3 बिट्स होंगी तो आपके पास 2 की पावर 3 पॉसिबल आउटकम्स है, इसका मतलब 8। ऐसे ही अगर आपके पास n बिट्स होंगी तो आपके पास 2 की पावर n आउटकम्स हैं। मतलब आप इसके अंदर 2 की पावर n तक नंबर स्टोर कर सकते हो। सिंपली अगर आपके पास 1 बिट है तो आप सिर्फ 2 नंबर स्टोर कर सकते हो, या तो 0 या 1। अगर आपके पास 2 बिट्स का स्पेस है तो इसके अंदर आप 4 नंबर स्टोर कर सकते हो, 0 से लेकर 3 तक, 0 1 2 3। 3 बिट्स हैं तो इसके अंदर आप 0 से लेकर 7 तक नंबर स्टोर कर सकते हो। ऐसे अगर 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स मतलब 1 बाइट के अंदर आपकी 8 बिट्स होती हैं, तो 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो अगर आपके पास 1 बाइट है मतलब आपके पास 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स के अंदर आप 2 टू द पावर 8 मतलब 256 तक नंबर स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये समझ में आ गया आपका बाइनरी सिस्टम, सिंपल था। तो आई होप यार आपको बाइनरी सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको ये सब समझने में ईजी होगा काफ़ी। तो इंटीजर टाइप के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ बाइट, ठीक है। तो एक बाइट के अंदर आपकी 8 बिट्स होती हैं, तो इसके अंदर आपके 0 से लेकर 256 तक नंबर आने चाहिए, ठीक है, आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसके अंदर -128 से लेकर 127 तक नंबर स्टोर होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल यार, इसके अंदर पता क्या है, आपकी होती तो 8 बिट्स है, ठीक है, लेकिन जो सबसे शुरुआत वाली बिट होती है ना, ये वाली बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है, वो आपकी साइन बिट होती है, ठीक है। या तो वो 1 होगी या फिर 0 होगी। तो जब वो 1 होगी इसका मतलब आपका नंबर नेगेटिव है, और जब वो 0 होगी तो इसका मतलब नंबर आपका पॉजिटिव है। तो जब आपका एक नंबर, मैंने 8 बिट्स में से एक बिट मैंने आपकी ले ली सिर्फ साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपके पास बची 7 बिट्स, ठीक है, 7 बिट्स बची आपके पास। तो 7 बिट्स में आप कितने नंबर स्टोर कर सकते हो, 2 टू द पावर 7 मतलब 128 तक, ठीक है। तो इसके अंदर आप नंबर तो अभी भी उतने रेंज आप देखोगे -128 से लेकर +127, आप अभी भी नंबर 256 ही स्टोर कर पा रहे हो। लेकिन आपको नेगेटिव नंबर भी स्टोर कराने हैं, सिर्फ ये तो नहीं कि आप पॉजिटिव नंबर के साथ खेलते हो, आपको नेगेटिव नंबर्स भी चाहिए ना। तो नेगेटिव नंबर्स भी अगर आपको स्टोर कराने हैं तो आप क्या करते हो, जो पहली वाली बिट होती है उसको साइन बिट बना देते हो। तो आप बेसिकली -2 to the power 7 से लेकर +2 to the power 7 तक के बीच में जो नंबर्स होते हैं वो आप स्टोर करा पाते हो, ठीक है। तो रेंज अभी भी 256 की है, बस अब नेगेटिव नंबर्स का सपोर्ट भी आ गया है।
तो ऐसे ही शॉर्ट होता है यार, ऐसे जो इंट होता है यार आपका, वो आपका 4 बाइट्स का होता है, ठीक है। आपका शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट्स का होता है, इंट आपका 4 बाइट्स का होता है, और जो लॉन्ग होता है वो आपका 8 बाइट्स का होता है, ठीक है। इसका मतलब लॉन्ग के अंदर आप -2 ⁻63 से लेकर +2 ⁻63 तक के नंबर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर काफ़ी बड़ा रहता है। तो यार एक क्वेश्चन आ रहा होगा यार, भैया फिर आप सारे नंबर लॉन्ग में क्यों नहीं स्टोर कराते, आप कुछ नंबर बाइट में क्यों स्टोर करा रहे हो, जब लॉन्ग इतना बड़ा नंबर है तो सारे नंबर लॉन्ग में डालो, ठीक है। तो सिंपल सा यार, एक इससे समझ सकते हो आप कि आपको एक छोटा सा सामान लेके जाना अपना, ठीक है, छोटा सा बैग। तो आप कैसे जाओगे, आप खुद लेके चले जाओगे या फिर एक पूरी की पूरी बस लेके निकलोगे, ठीक है। बस से भी आप वहाँ सामान लेके पहुँच सकते हो, लेकिन अगर आप खुद लेके जा सकते हो सामान को, तो बस क्यों कर रही है, ठीक है। वही वही सिस्टम है यार, अगर आपको मेमोरी बचानी है आपको, तो अगर आपको छोटा नंबर स्टोर करना है तो आप उसको लॉन्ग में क्यों डालोगे, आपको अपनी मेमोरी सेव करनी है ना, तो आप लॉन्ग में डालोगे, छोटा नंबर वहाँ भी चला जाएगा, लेकिन आपकी मेमोरी वहाँ पे वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो छोटा नंबर है, अगर आपको पहले से पता है कि आपका नंबर छोटा रहने वाला है, तो आपको उसको इंट में डालो, लॉन्ग में मत डालो, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं यार कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स सिंपली क्या होता है, आपके पास एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी में आपको कुछ नंबर या फिर कुछ वैल्यू, कोई डेटा आपको स्टोर कराना है, ठीक है। अब मेमोरी तो काफ़ी बड़ी होती है, उसके अंदर आपको कोई वेरिएबल स्टोर कराना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वेरिएबल किस जगह पे स्टोर्ड है, वरना आप उसे एक्सेस करोगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे आपके वेरिएबल काम में आते हैं। अगर सपोज़ आपको एक नंबर स्टोर करना है, जैसे यहाँ पे मैं 10 स्टोर कराना चाहता हूँ, मैं 10 बोलूँगा मेमोरी को, मेमोरी इस 10 को स्टोर कर दो, मेमोरी उस 10 को तो स्टोर कर देगी, लेकिन जब मैं उसे 10 वापस मांगूंगा, उसे पता नहीं चलेगा कि वो 10 कहाँ पर रखा था, ठीक है। वो बोलेगी मुझे एक लोकेशन बताओ जहाँ पर 10 रखा हुआ है। तो लोकेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं होती यार, आप क्या करते हो, सिंपली एक वेरिएबल का नाम आसान कर देते हो। यहाँ पे भी एज जो है वो एक वेरिएबल नेम हो गया, जिसका टाइप है, ये डेटा टाइप है इंट। इसका मतलब इस एज के अंदर सिर्फ आप एक इंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। आप बोल दोगे इंट एज इक्वल्स टू 10, तो ये क्या होगा, ये जो बकेट है यहाँ पे एक आपको बकेट दिख रही होगी, ये इंट टाइप की बकेट है, इसमें आपने 10 स्टोर किया और यहाँ पे आप इसे एज से रेफरेंस कर रहे हो। तो जब आप कभी भी एज मांगोगे, कंपाइलर को बोलोगे एज एज रेफरेंस करो, तो अपने आप ही वो 10 वैल्यू स्टोर कर दिखा देगा आपको। तो आपको मेमोरी की लोकेशन की जाने की जरूरत नहीं कि आपका मेमोरी में एज कहाँ पर स्टोर्ड है, वो कंपाइलर आपको खुद संभाल लेगा कि अच्छा एज मेरे को मांगा है, ठीक है, तो मैं इसको एज दे देता हूँ, और ये एज जो होगी वो यहाँ पे कहीं पे स्टोर्ड होगी, और वो आपको 10 वैल्यू वहाँ से निकाल के दे देगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, तो अभी आपको कोड में दिखाएंगे कि वो कैसे एक्चुअली काम कर रहा है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स आपके हो गए और वेरिएबल्स हो गए, अब हम इनको कोड में देख लेते हैं एक्चुअली काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं यार, सोर्स में गए, राइट क्लिक किया, एक नया पैकेज बना लेते हैं, इसका नाम हम रखेंगे डेटा टाइप्स, ठीक है। इसके अंदर एक नई क्लास बना लेते हैं। अच्छा, जो क्लास के जो नेमिंग कन्वेंशन होती है वो आपकी कैमल केस लेटर होती है। इसका मतलब जब पहला लेटर होगा वो आपका कैपिटल लेटर होगा, और उसके बाद आपके स्मॉल लेटर्स होंगे। और जब भी कोई नया वर्ड आप लिखोगे उसके अंदर, तो आप गैप नहीं दोगे, दो एक क्लास के नाम के बीच में कभी भी आपको गैप नहीं देना। सपोज़ आपको क्लास का नाम रखना है हेलो वर्ल्ड, तो आप हेलो लिखोगे, फिर वर्ल्ड लिखोगे, और उनके बीच में आप स्पेस नहीं दोगे, और हेलो का एच कैपिटल रखोगे और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल रखोगे, ठीक है। ये होता है आपका कैमल केस लेटर। सपोज़ मेरे को इसका नाम रखना है डेटा टाइप्स, डेटा टाइप ट्यूटोरियल, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा डेटा का डी कैपिटल है, टाइप का टी कैपिटल है, और ट्यूटोरियल का भी टी कैपिटल है। ये होता है आपका कैमल केस। अच्छा, मुझे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए, फिनिश किया। ओके, यहाँ पे आपकी एक क्लास बन के रेडी है, इसे बंद कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके डेटा टाइप्स के बारे में। तो आपको मैंने बताया था कि 8 टाइप के डेटा टाइप्स थे आपके। तो सबसे पहले था आपका बाइट। सो बाइट एक्स इक्वल्स टू लेट्स से 2। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक्स नाम का वेरिएबल बनाओ जिसका डेटा टाइप होगा बाइट, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू डाल दो 2। तो ये आपको समझ में आ गया, एक्स टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका टाइप है बाइट, और उसके अंदर 2 वैल्यू स्टोर हो गई। तो मैं जब भी कभी मेमोरी को बोलूँगा कि मुझे एक्स ला के दो, तो कंपाइलर अपने आप ही ख्याल रख लेगा, बोलेगा अच्छा यहाँ पे इनको एक्स चाहिए, ठीक है, तो मैं एक्स मेमोरी से ढूंढ के ला के देता हूँ, एक्स की वैल्यू 2 है, तो वहाँ पे वो 2 प्रिंट हो जाएगा। जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आपने 2 प्रिंट एक्स प्रिंट कराया था, एक्स के अंदर 2 स्टोर था, वो 2 प्रिंट हो गया। अच्छा, जैसे मैंने आपको बाइट में बताया था कि बाइट के अंदर आप मैक्सिमम वैल्यू आप 127 डाल सकते हो, -128 से लेकर 127 तक की वैल्यू डाल सकते हो। बेसिकली इंट होता है, इंट के अंदर से जैसे मैंने लिखा था इंट एज इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसको मैंने इंट में असाइन कर दिया, इंट एज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू डाल दी 10।
ऐसे आपके फ्लोट होते हैं, ये आपके डेसिमल डेटा टाइप के स्टोर करने काम आते हैं। सपोज जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अच्छा, अब वेरिएबल जो नेमिंग कन्वेंशन होता है उनका यही होता है कि आपका जो पहला लेटर होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए और बाकी सारे लेटर फिर कैमल केस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आर कैप स्मॉल है और ऑफ का ओ कैपिटल है और आई कैपिटल है इंटरेस्ट का, ठीक है। इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो 2.3 सपोज, ठीक है। और फिर उसके बाद एक एफ लगाना ज़रूरी है, एफ लगाना ज़रूरी होता है फ्लोट के अंदर। और डबल के अंदर आप सिंपली सपोज रेट इक्वल्स टू लेट्स से 3 पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका डबल हो गया। डबल के अंदर आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं होती, जैसे फ्लोट में आपको एफ लगाना होगा। ये क्यों लगाना होता है ये आगे सीखेंगे हम, क्यों यहाँ पे एफ लगाना पड़ रहा है, वहाँ पे क्यों नहीं लगाना पड़ रहा। अभी ये याद रख लो कि जब भी आप फ्लोट ऐसे डिक्लेयर कर रहे होते हो तो आपको वहाँ पे एफ लगाना होता है। अगर मैं इनको प्रिंट कराऊंगा, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिंट कराना है, तो जैसे इसे रन करेंगे तो यहाँ पर 2.3 प्रिंट हो गया, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज रेट प्रिंट कराना है तो रेट में ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो यार ये आपके डेटा टाइप्स थे, ठीक है। और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स थे, जैसे बूलियन डेटा टाइप होता है आपका, बूलियन लेट्स से इज दिस सीरीज कूल, तो इसके अंदर आप इधर ट्रू डाल सकते हो या फॉल्स वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रू डाल दोगे या फिर फॉल्स डाल दोगे, तो ये सिर्फ या तो ट्रू स्टोर करता है या अपने अंदर फॉल्स स्टोर करता है, ठीक है। तो ये आपके डेटा टाइप्स है, 8 टाइप के आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, वो आपने डिस्कस कर लिए, ठीक है। बाइट, लॉन्ग, इंट, शॉर्ट, डबल, फ्लोट, बूलियन और एक कैर, ठीक है। कैर आपका देख लेते हैं कैर कैसे स्टोर करता है। तो कैर लेट्स से माई कैरेक्टर, ठीक है। तो ए बी जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं, सपोज आपको स्टोर करना है @ तो आप ऐसे @ स्टोर कर सकते हो। तो कैरेक्टर स्टोर करने से पहले यार आपको याद रखना है, यहाँ पे देख रहे हो आप सिंगल कोट लगाया मैंने, तो कैरेक्टर्स हमेशा आपके सिंगल कोट्स में आएंगे। अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट्स नहीं लगाओगे तो वो आपको वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो कैरेक्टर्स का स्टोर करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कैरेक्टर्स होंगे वो हमेशा सिंगल कोट्स में आएंगे, ठीक है। तो ये आपके डेटा टाइप्स थे। आई होप यार आपको डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में और यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं उसके बारे में। तो ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।